Good morning, all the student. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about this rise of nationalism in Europe chapter, and under this chapter, we will discuss about the Treaty of Vienna and Napoleonic Civil Code. ठीक है, और today we are going to further explain the next points of the same chapter. That is revolutionary. देखिए, the establishment of the secret society to spread the idea of nationalism and oppose the conservatism. सीक्रेट सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया क्योंकि जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरलिज्म को या उनकी सोसाइटीज़ को पूरी तरीक़ों से इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, और अगर वो मिल भी जाते थे तो उनको पनिश कर दिया था। तो इसलिए जितने भी लिबरल्स थे जो आगे रेवोल्यूशन कर सकते थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यूज़ थे वो जिसेस्पी मैज़नी के थे। देखिए, Mazzini's viewed a nation state to be necessary to oppose the monarch and inspire the secret society in Germany, France, Switzerland, Poland. Giuseppe Mazzini joined one of the society in कार्बोनोन। ठीक है, यानी जो जिसेस्पी मैज़नी थी वो इन सारी चीज़ों से, नेशन स्टेट से इंस्पायर हुआ और उसने इन सारे एरियाज़ में एक सोसाइटी को अडॉप्ट किया। और उसके बाद उसने खुद अपनी 2 न्यू सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसका नाम था यंग इटली जो मार्जिलेस में बनाई और यंग यूरोप जो बर्न में बनाई थी। ठीक है, और वो कंजर्वेटिव्स फ्रिटेंस बाय हिज मूव, बहुत तेज़ी से उसका मूवमेंट हो रहा था, वो अपनी सोसाइटीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा था। तो उस चीज़ को देख के कंजर्वेटिव्स जो थे, यानी जो वहाँ के राजा या मोनार्स थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना किया था, वो डरे हुए थे। ठीक है, उसका डिवीज़न ऑफ द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद ये हुआ था, उसके बाद जिसेस्पी मैज़नी जो था उसने अपना रेवोल्यूशंस के एरियाज़ को बढ़ाते गए। देखिए 1815 यानी 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ और 1830 से 48 के पीरियड में फिर से रेवोल्यूशन हो गया था। उसमें क्या था, एज ऑफ रेवोल्यूशन जो कहते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, फिर हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट थे, और 18 रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स था। तो पहला क्या था, लोगों को जोड़ा गया। तो लोगों को रोमांटिज्म या अलग अलग चीज़ों के तरीके से जोड़ा गया। जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में देखा था कि जो चैप्टर था उसमें कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को देख के लोगों को एक नेशनल फ्लैग बना के या बाकी अदर तरीके से पूरी तरीक़ों को उनको जोड़ लिया गया था आपस में। तो वैसे ही क्या था, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग से लोगों को जोड़ा गया। तो यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है लोगों को इमेजिन कराया जाता था कि हम लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम किसी के कंट्रोल में क्यों काम कर रहे हैं, हमें अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, ऐसे करके। तो उसमें क्या था, कल्चर्स एंड क्रिएशन आइडिया ऑफ नेशन, कल्चर्स को जोड़ा गया, पुराने कल्चर। जैसे इंडिया में नेशनलिज्म इन इंडिया में हुआ था कि जो पर्टिकुलर आपकी हिस्ट्री थी उसको री इंटरप्रिटेट किया गया था, नेशनल एंथम लिखा गया था, ऐसे ही कुछ जनरली वहाँ पे किया गया। देखिए, रोमांटिक आर्टिशियंस पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ठीक है, जितना भी ग्लोरिफिकेशन था उन सबको क्रिटिसाइज़ किया गया, किसके द्वारा, पोइट के द्वारा। उसके बाद फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, यानी फोकस किया गया लोगों के इंट्यूशंस के बारे में, इमोशंस के बारे में कि आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बट व्हाट इज़ द इंट्यूशन ऑफ दैट। मतलब मेन रोल प्ले किया था पोइट्स वगैरह ने। यूज़ ऑफ आर्ट्स, पोइट्री, स्टोरी एंड म्यूज़िक टू शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट, पोइट्री और स्टोरी, इन सब का यूज़ किया गया ताकि वो नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाया जाए। लोगों को पोइट्री सुना के उनको अपने साथ जोड़ा जाता था ताकि वो एक राष्ट्र बनाने के बारे में सोचें, जैसे इंडिया में हुआ था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द फोक लोअर्स, वही पुराने जो उनकी लोकगीत हुआ करते थे उन सबको इकट्ठा करके लिटरेचर बनाया गया। और लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड अ वाइटल रोल्स। जैसे अलग अलग जगह पे, अब जैसे मान लो कहीं वो पोलैंड जा रहे तो वहाँ पोलिश लैंग्वेज में बोलते थे, रशिया जा रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज में बोलते थे। इस टाइप से जो लैंग्वेज थी उसने भी एक इंपॉर्टेंट सिम्बल्स और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि लोगों को उस लैंग्वेज के बेसिस पे भी जोड़ा जाता था। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, हंगर, हार्डशिप्स एंड रिवॉल्ट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट था आपका 1830 से 1848 के बीच की जो स्टोरी है। तो सबसे पहले रोमांटिज्म के साथ लोगों को जोड़ा गया, यानी ऐसे लोग रेवोल्यूशन के लिए नहीं बढ़ते आगे जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो उनको उनके इमोशंस को अट्रैक्ट किया, उनके रोमांटिज्म को अट्रैक्ट किया गया, और ये सब अट्रैक्ट करने के बाद उनको साथ में जोड़ा गया था। अगर वो जुड़ते नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आई कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थी उस गवर्नमेंट्स में एक बड़ी सी परेशानी आई कि पूरी कंट्री में हंगर फैल गया, जिसकी वजह से हार्डशिप होना शुरू हो गई और लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। मतलब पहले उनको जोड़ लिया गया, अब लोगों के माइंड में नेशनलिस्ट की फीलिंग आ गई। अब क्या है, अब उनके साथ एक परेशानी शुरू हो गई कि उनको खाने को नहीं मिल रहा है,
हंगरनेस फैल गई, तो उसकी वजह से वो और ज़्यादा तरीके से जुड़ गए और उन्होंने मिलकर लिबरल्स के साथ रेवोल्यूशन किया। ठीक है, 1830 द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्ट्स इन द यूरोप। ठीक है, सबसे इकोनॉमिक डिप्रेशन का ईयर 1830 रहा। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉज दैट द इनॉमरस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या था कि बहुत तेज़ी से 19th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी। लार्ज स्केल रूलर्स माइग्रेट टू द सिटीज़ टू लेड ओवर क्राउडेड सिटीज़ एंड रिड्यूस द जॉब। जितने भी रूरल्स एरियाज थे, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो वो शहरों की तरफ बढ़े और शहरों में जो जॉब थी वो रिड्यूस हो गई, यानी जॉब लिमिटेड थी और जॉब लेने वाले ज़्यादा हो गए। स्टिफ कंपटीशन बिटवीन द हैंड्स मेड्स गुड्स, चीप मशीन गुड्स बहुत। और क्या था, जो मशीन वाले बनाते थे तो हाथ से बनाने वाले क्लोथ्स और जो मशीन मेड क्लोथ्स थे उनके बीच में कंपटीशन होना शुरू हो गया। Peasants burdens with the feudals dues in the rural areas, aristocracy was still enjoying the power. ठीक है, the rise of the food prices of the years with the bad harvest led the widespread popularism and town and countries। ठीक है, यानी फूड के प्राइसेस बढ़ते चले गए और जब हार्वेस्ट बैड हो गई तो वो बुरी तरीक़ों से हंगरशिप फैल गई। ठीक है, पीजेंट्स एंड द विवर्स रिवॉल्ट्स ऑफ लुइस फिलिपी वॉज फीज टू फ्ली। ठीक है, यानी पीजेंट्स और जितने भी लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट किया और जो लुइस फिलिपी था, जो बॉर्बन फैमिली का किंग था, जो फ्रांस का किंग बनाया गया था एट द टाइम ऑफ ट्रिटी ऑफ वियना जो 1850 में हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉर्बन फैमिली के राजा को रिड्यूस बना दिया गया, उसको नज़रबंद कर दिया गया। अब आइए 1848 में जो आपका रेवोल्यूशन किया था लिबरल्स ने, बहुत ध्यान से देखिए। फ्रांस मोनार्च uprooted by the revolt in 1848 and the republic has been proclaimed। सबसे पहले फ्रांस पे हुआ, क्या हुआ, फ्रांस का जो मोनार्च था उसको अप्रूव कर दिया गया, यानी उसको वहाँ से हटा दिया गया और उसकी जगह पे 1848 के रिवॉल्ट में फ्रांस में रिपब्लिक बना दिया, यानी फ्रांस को रिपब्लिक कर दिया गया। डिमांड ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास एंड द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, यानी उनकी डिमांड पूरे एरिया में फैल गई, कौन सी, जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते थे। ठीक है, उसके बाद जर्मन प्रोफेसर बिजनेस आर्टिशंस डिसाइड टू वोट फॉर ऑल द जर्मन नेशनल असेंबली। और जर्मन के जितने भी प्रोफेसर थे उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने जा रही थी फ्रांस को, उसको वोट करने का डिसाइड किया। एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी जहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हुए थे, एक बड़ा सा चर्च था और उसमें इन लोगों ने पार्लियामेंट की, जो चर्च सेंट पॉल का नाम से था, वहाँ पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पर ये सब लोग जो जर्मन नेशनल असेंबली के थे वो वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहे थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा जिसमें पार्लियामेंट होगी और उसका हेड मोनार्च होगा। ठीक है, उसके बाद ऑफर्ड द क्रॉन्स टू द फेडरिक्स विलियम फोर किंग ऑफ प्रूशिया। तो जो मोनार्च दिया जाए वो किसको दिया जाता, फेडरिक विलियम फोर्स, जो उस टाइम पर प्रूशिया का राजा था। ये डिसाइड किया गया था कि जो प्रूशिया का राजा है उसी को मोनार्च बना दिया जाएगा, बट उसके सुपरविजन में क्या करा जाएगा, एक पर्टिकुलर वो बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जाएगा। ठीक है, ही रिजेक्टेड। लेकिन जब प्रूशिया के किंग को उस, ये नीचे अभी मैं शो करता हूँ, चर्च का पिक्चर है, तो जब प्रूशिया के किंग को क्रॉन दिया गया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, ही रिजेक्टेड ज्वाइंड अदर्स मोनार्च टू अपोज द इलेक्टिव असेंबली। जो जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी उसके उस क्लेम को उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने दोबारा से जो दूसरे मोनार्च थे दूसरे साइड में जो डिस्कस करने आए थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर हुआ क्या, देखिए ये पूरा जो है वो वहाँ पार्लियामेंट का पिक्चर है विच हैज़ बीन शोन ओवर देयर, यू कैन टेक अ लुक। ये पूरी जो पिक्चर है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो ये किया गया, तो उसमें ये सब लोग डिस्कस करने पहुंचे थे, मोनार्च से जो राजा था और जो लिबरल्स जो रेवोल्यूशनरी पीपल्स थे वो, उन्होंने क्या किया था, जर्मनी नेशनल असेंबली नाम की एक असेंबली बना दी और फ्रांस में ये सबको कब्जा कर लिया। उसके बाद इस मीटिंग में पहुंचे थे, लेकिन जिसको किंग बनाना चाह रहे थे अपना, उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। उसका नाम था फेडरिक विलियम फोर। ठीक है, उसने किंग बनने से मना कर दिया और उसने दूसरे और राजाओं को सपोर्ट करना शुरू किया। सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट शिफ्टेड टू द मिडिल क्लास डोमिनेंस और लॉस द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिशंस और पॉलिटिकल एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय द वीमेंस एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, जो सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट थी वो शिफ्ट टू द मिडिल क्लास ऑफ डोमिनेंस, जो सोशल बेस के लिए बनाई गई थी वो मिडिल क्लास के डोमिनेंस पे हो गई, यानी ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ने उसको ज्वाइन कर लिया। और लॉस द सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिशन, जो वर्कर और आर्टिशन थे उन्होंने उसको, जो नेशनल जर्मन नेशनल असेंबली थी उसको सपोर्ट देना
ख़त्म कर दिया। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म बाय द विमेन पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, विमेंस ने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लिया। एंड विमेंस वर डिमांडिंग फॉर द पॉलिटिकल राइट्स कि उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स सप्रेस्ड लिबरल्स, पंजाब ने ज़बरदस्ती जितने भी लिबरल्स थे उनको सबको दबा दिया गया। और फियर फ्यूचर्स रेवोल्यूशन मोनार्च इंट्रोड्यूस चेंजेस, ठीक है, एंड सेल्फडम एंड बाउंडेड लेबर एबोलिश, ठीक है, यानी फ्यूचर में दोबारा से रेवोल्यूशन ना हो जाए इसकी वजह से मोनार्च ने 2 चेंजेस किए। पहला तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बाउंडेड लेबर होते थे यानी बंधुआ मजदूर की जो वो होता था उसको पूरी तरीक़ों से एबोलिश किया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑन दैट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट वाज द मेकिंग अ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी, या ये आप कह सकते हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।